रहीम। ये है लेक्चर नंबर 11 सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। अब क्योंकि ये लेक्चर पिछले लेक्चर के साथ बिल्कुल रिलेटेड है तो क्विकली हम पिछले लेक्चर को रिवाइज कर देते हैं। जो जो चीज़ें इस लेक्चर के अंदर हमें यूज़ करनी है उसको दोबारा से रिवाइज कर दें। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने डिफाइन किया कैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया, किसी भी एक एरिया के अंदर से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको हमने मैथमेटिकली लिखा कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। उसके बाद हमने बात की इसकी एसआई यूनिट की, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हमें पता है कि न्यूटन पर कूलम जो है वो वोल्ट पर मीटर की इक्वल भी होता है, तो इसकी दूसरी यूनिट जो होगी वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर इनटू एरिया मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर हो जाएगी। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती है। अब आते हैं, हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सरफेस का, तो अब उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम पहले देख लेते हैं। अच्छा, अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमने रिलेशन यूज करना है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब ए था हमारा एरिया वेक्टर। अब इसको मैंने डिटेल के साथ आपको बताया कि जो सरफेस एरिया है और एरिया वेक्टर दो मुख्तलिफ चीजें। सरफेस एरिया सिमिलर एक एरिया है किसी भी सरफेस का, जबकि एरिया वेक्टर जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर इसको वेक्टर लेना है तो हमने बात की थी कि हमेशा ऐसी सरफेस हमने चूज करनी है जो कि फ्लैट हो। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। अब उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबसे पहले यही कि जो एरिया है आपने चूज करना है वो आपका फ्लैट होना चाहिए। लेकिन जब इस केस में हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं जो कर्व सरफेस होती हैं जो फ्लैट नहीं होती, तो अब उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, सिमिलर केस ये हमने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा था जब हम चैप्टर 4 के अंदर टोटल वर्क डन हमने फाइंड आउट करना था और उसके लिए हम रिलेशन यूज करते थे एफ डॉट डी। अब ये रिलेशन कब पॉसिबल था, उस वक्त जब आपकी फोर्स कांस्टेंट होनी थी। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हमने स्टडी किए जिसके अंदर फोर्स कांस्टेंट नहीं थी, जो कि टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो फिर उसके अंदर हमने क्या किया था, रिलेशन यही यूज किया था लेकिन फोर्स को किसी तरीके से कांस्टेंट किया था। उसके लिए फिर क्या किया आपने कि आपका जो सारा पाथ है उसको छोटे छोटे पैचेस के अंदर कन्वर्ट किया था और उसको एक स्मॉल जो पैच था उसमें अज्यूम कर लिया था कि फोर्स कांस्टेंट है, तो तब ये लगा के और फिर उन सारे पैचेस को सम अप करके हमने वर्क डन फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पे भी यही काम होना है कि एरिया वेक्टर आपका फ्लैट होना चाहिए एरिया। अब अगर कर्व सरफेस है तो सेम एनालॉजी आपने लगानी है फर्स्ट ईयर वाली कि आपने उस सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में कन्वर्ट करना है और आपके जब पैचेस स्मॉल हो जाएंगे तो वो अज्यूम कर लेंगे कि वो जो पैचेस हैं वो फ्लैट हैं। जब फ्लैट होंगे तो फिर ये आपका फार्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपने ज़ेहनशीन कर लेने हैं कि जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है एक क्लोज सरफेस को लेके। अब
हमने क्या किया कि कंसीडर कर ली, एक सरफेस ले ली जो कि शेप ऑफ स्फीयर, हमने एक क्लोज सरफेस ली जिनका शेप थी वो स्फेरिकल शेप की थी। उसके सेंटर के अंदर हमने एक चार्ज रख दिया और वो चार्ज था प्लस क्यू, उसके सेंटर के ऊपर रखा। ठीक है, अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से होंगी, हमेशा उसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होंगी। ठीक है, तो अब क्योंकि ये सरफेस क्या है, कर्व्ड सरफेस है, और हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला यही लगाएंगे। अब अगर ये फार्मूला लगाना है तो कर्व्ड सरफेस की नहीं निकाल सकते, तो फिर हमने क्या किया कि इस सरफेस को, इस सारी सरफेस को हमने स्मॉल पैचेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इनको छोटे छोटे स्मॉल पैचेस के अंदर, जिसका एक पैच हमने ये बनाया और इसका एरिया हम देखेंगे तो उसको हम लिख दिया डेल्टा ए। इस एरिया को आप डिफरेंशियल एरिया कहते हैं, और अगर एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डेल्टा ए हो जाएगा। अब आपने किया क्या कि इस सारी सरफेस को आपने छोटे छोटे पैचेस में कन्वर्ट कर लिया। वो क्यों किया, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना था और इसके लिए ये रिलेशन लगाना है तो एरिया आपका फ्लैट होना जरूरी है। इसी वजह से आपने सारी सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में कन्वर्ट किया और अज्यूम कर लिया कि ये पैच इतना छोटा है कि उसका एरिया क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो आप ये वाला लगाएंगे। तो अब आपने किया क्या, अच्छा तो अब इसकी स्मॉल पैचेस के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब उन पैचेस को के डिफरेंशियल एरिया हमने देखा वो क्या है, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN। और अगर हम एरिया वेक्टर्स की बात करें इन स्मॉल पैचेस की, तो फिर वो एरिया वेक्टर्स क्या होंगे, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN हो जाएगा। अब हर पैच से जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, E1, E2, E3 एंड सो ऑन EN तक। अब हमने निकालना क्या है, हमने तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फिर वो किसके इक्वल होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस सो ऑन एंड φn। अब हम इन सारे पैचेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग-अलग निकालेंगे। अब अगर डेल्टा A1 का अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो उसका क्या हो जाएगा, φ1, और वो इक्वल होगा E1, उसका डिफरेंशियल एरिया है डेल्टा A1 और उसके साथ जो एंगल है cos θ1। इसी तरीके से डेल्टा A2 जो डिफरेंशियल एरिया है उसके अंदर से फ्लक्स क्या होगा, E2 डेल्टा A2 cos θ2। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इससे हमें टोटल जो फ्लक्स है वो हमारे पास आएगा E1 डेल्टा A1 cos θ1 प्लस E2 डेल्टा A2 cos θ2 प्लस सो ऑन EN डेल्टा AN cos θn। अब जब देखते हैं कि इन स्मॉल पैचेस हम बनाएंगे वो फ्लैट होंगे और उसका एरिया वेक्टर ये आ गया। अब अगर हम इस हर पैच का देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, आउटवर्ड है, तो इधर डायरेक्शन बनाएंगे तो इस पैच ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और पैच है ये, इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे तो वो ये आ जाएगा। अब इधर से क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड है, तो इधर भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जी हो जाएगी, डेल्टा ए ये हो जाएगा। तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल है एरिया वेक्टर के। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे जितने भी पैचेस हमने बनाए हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफरेंशियल एरिया वेक्टर जो हैं उनकी सेम डायरेक्शन है हर पाथ के लिए। तो अब अगर सेम डायरेक्शन है तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इस केस में हर के लिए क्योंकि 0 डिग्री है तो θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3 एंड सो ऑन θn सारे क्या हो जाएंगे, 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री हर के अंदर हम पुट कर देंगे।
जैसे ही पुट करेंगे तो क्या बनेगा, E1 डेल्टा A1 cos थीटा 0 प्लस E2 एंड सो ऑन, इसी तरीके से En डेल्टा AN cos थीटा n आ गया। अब हमें ये पता है कि cos 0 डिग्री वो हमेशा 1 की इक्वल होता है, तो हमने क्या किया कि इनके अंदर 1 पुट कर दिया हाथ के अंदर, तो उससे हमारी रिलेशन क्या मिली, E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस सो ऑन प्लस En डेल्टा AN। अब देखें कि हमारे पास सरफेस कौन सी है, सरफेस है हमारे पास स्फेरिकल, और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक चार्ज की अगर हम लें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसका रिलेशन क्या बनता है, उसका रिलेशन होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। अब देखिए इस सरफेस के अंदर सिर्फ एक चार्ज है, तो इसका मतलब हर जो पैच है उसके अंदर वही चार्ज की विसिनिटी होगी, तो Q क्या है हर पैच के लिए सेम। अब क्योंकि स्फीयर है और उसके सरफेस के पैचेस बनाए हैं, तो हर के लिए R सेम होगा, इसका भी R हो जाएगा, इसका भी सेम हो जाएगा, और इस पैच का भी देखेंगे तो सेम। तो अब Q भी सेम, R भी सेम, ये है ही कांस्टेंट सबके लिए एक जैसा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या होगी, हर के लिए सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हर के लिए डायरेक्शन तो डिफरेंट है। तो फिर हमने क्या किया कि E इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर, सो E1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 मैग्नीट्यूड एंड सो ऑन En मैग्नीट्यूड, और वो सब के लिए क्या होगा, E होगा जो कि इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। अब क्योंकि E सब के लिए सेम है, तो ये E1 क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, E2 भी क्या हो जाएगा, E, एंड En भी क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो फिर हम क्या किया कि E को कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद अंदर क्या आ गया, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस सो ऑन डेल्टा AN। अब ये क्या चीज है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, अब ये सारे पैचेस हैं जो एक स्फीयर के बने, आप इनको सब सेम करेंगे, इकट्ठा करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये क्या बना, एक स्फीयर बन गया। तो ये कौन से एरियाज हैं, ये सारे एरियाज को सम करें तो वो क्या बनता है, एरिया ऑफ द स्फीयर। अब हमें ये पता है कि एरिया ऑफ द स्फीयर क्या है, 4 पाई R स्क्वायर, तो ये स्फीयर का सरफेस एरिया है। तो इसके अंदर E की वैल्यू पुट की, तो उससे हमें जो रिलेशन मिला, ये E की वैल्यू हमने पुट की, ये 4 पाई R स्क्वायर उसका एरिया था, 4 पाई से कैंसिल, R स्क्वायर से कैंसिल, तो उससे हमें क्या मिला, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आया वो फाई E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसको देखा जाए तो इस रिलेशन के अंदर दो चीजें मौजूद हैं, एक है चार्ज और एक है एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अगर देखा जाए तो इसके अंदर ना कोई शेप ज्योमेट्री की कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड ही नहीं करता शेप और ज्योमेट्री, चाहे जो मर्जी आप शेप रख लें, जो मर्जी ज्योमेट्री हो, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q ओवर एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड नहीं करती शेप और ज्योमेट्री के। अगर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती तो फिर किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो हमने देखा कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन, कौन, किसके ऊपर, एक चार्ज इनक्लोज जो उसके अंदर चार्ज है, और दूसरा मटेरियल मीडियम। तो आज के लेक्चर्स के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया एक चार्ज का, ठीक है, और जो कि इनक्लोज था इन अ क्लोज सरफेस, और वो भी किस तरह का थी, स्फीयर की शेप में, और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, और वो है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। और इसके बाद हमने जो इम्पोर्टेंट चीज देखी कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसी भी शेप और ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। अब किसी भी चार्ज को इनक्लोज कर दें किसी भी शेप में, उसके आपका रिजल्ट हमेशा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट आएगा। और दूसरी चीज कि ये डिपेंड सिर्फ करता है कि चार्ज और मीडियम चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज, चार्ज चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। तो आज के लिए इतना ही,
नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।